हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह वाली क्लास में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या करेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। आज ही मतलब आज हम करेंगे क्या, आज सुबह हमने किया था और आज दोबारा मैं क्लास ले रही हूँ शाम वाले, ठीक है। तो शाम को आज हमने ये किया है, ऑर्थोगोनल वेक्टर हम करेंगे ये, क्योंकि बहुत ही लंबा मतलब टॉपिक है हमारा। मतलब मैंने आपको बताया था, जो हमारी बीए बीएससी की कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा की बुक जो है वही है कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा। एक बुक ये कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए ये थोड़ा लंबा हमारा चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसकी कितनी क्लास हो रहेंगी। 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर हमारे पास क्या है? अल्फ़ा बीटा 2 वेक्टर हमारे पास गिवन है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस के हैं। तो इनको ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? जब इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी? 0। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये गोनल यानी कि ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल में सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 2 वेक्टर्स की 0, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आगे और भी इस नाम के मतलब मिलेंगे, ठीक है। तो देखो नोट क्या कहता है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। तो जितने भी स्केलर मल्टीपल होंगे अल्फा के वो इसके किसके ऑर्थोगोनल हो जाएगा? बी के ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। द 0 वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। 0 तो हो गई, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट 0 चाहिए। तो अगर एक वेक्टर 0 है तो कोई बात नहीं, वो हमेशा क्या होगा? ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। द 0 वेक्टर इज ओनली वेक्टर विच इज़ ऑर्थोगोनल। 0 खुद के ही मतलब ऑर्थोगोनल होता है। 0 क्या होगा? 0, ठीक है। तो ये बातें कुछ आपको याद रखने की थी। इधर देखिए नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर, सेट का ही नाम आ गया, तो इसका मतलब वो सारे वेक्टर्स जो एक दूसरे के क्या हैं? ऑर्थोगोनल है, यानी कि एक दूसरे के साथ सबकी डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है, डिस्टिंक्ट वेक्टर की, ठीक है। ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगी? 0। अगर ऐसा है तो वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारा ऑर्थोगोनल सेट हो जाएगा। उसके बाद है ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होगा? सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल, फिर हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल सेट, अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस में हमारे पास बी, हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, यानी कोई भी बेसिस है वी एन का, सच दैट इज ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, देन बी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल बेसिस। ये जितने भी हमारे पास बी है, बी हमने वो सेट लिया है जो क्या है? बेसिस है। बेसिस का मतलब क्या है? एल आई, जिसके अंदर सारे के सारे क्या है? एल आई वैक्टर्स हैं, और स्पैनिंग सेट में मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में उनको लिखा गया है, तो वो बेसिस बनाते हैं, सबको पता है। तो ये एक दूसरे के अगर ऑर्थोगोनल हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल बेसिस। मतलब सेट ऑफ बेसिस जो है, अगर एक दूसरे के साथ जो उसके वेक्टर्स हैं, बेसिस के वेक्टर हैं, अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 देते हैं तो वो हमारे पास कैसा है? ऑर्थोगोनल बेसिस हैं। थ्योरम, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज़ ऑर्थोगोनल बेसिस। हर एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस होता है। ये डायरेक्ट हम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? लेट यू बी ए नॉन जीरो वेक्टर, देन द वेक्टर अल्फा डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ अल्फा इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ यू। मतलब यू की वैल्यू क्या होगी? अल्फा डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ अल्फा। ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन, टू फाइंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है ऑर्थोनॉर्मल। अब हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल, अब है ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है? नॉर्म ऑफ अल्फा आइज क्या होने चाहिए? 1, मतलब नॉर्म ऑफ अल्फा 1, नॉर्म ऑफ अल्फा 2 यानी कि 1, और नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा 1 कोमा अल्फा 1 की इनकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 1, और अल्फा 2 कोमा अल्फा 2 सेम के साथ प्रोडक्ट क्या होगी? 1, और उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या आना चाहिए? 1। तो नॉर्म ऑफ अल्फा इज क्या होंगे? 1। वो होते हैं हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, उनका सेट। एग्जाम्पल, द सेट आई जे के इज ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। जो आई जे के हैं वो सारे क्या हैं? ऑर्थोनॉर्मल, क्योंकि हमें पता है आई डॉट आई की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? 1। जे डॉट जे क्या होता है? 1, और के डॉट के होता है 1। क्रॉस में तो हमें पढ़ा था आई क्रॉस आई क्या होता है? 0 होता है, पढ़ा था ना, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, नॉर्म ऑफ अल्फा आई का मतलब, यानी कि नॉर्म ऑफ आई का मतलब यही है स्क्वायर रूट ऑफ आई डॉट आई, और आई डॉट आई क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है। तो आई जे के क्या है यहाँ पे? ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स हैं V3 के, क्योंकि 3 इसमें 3 टपल्स का ये सेट है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज़ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। हर एक फाइनाइट डायमेंशनल जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है उसका ऑर्थोगोनल बेसिस भी होता है और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी होता है। उसके बाद है ग्राम स्मिड्स ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ये थोड़ा सा मतलब
टफ, मतलब इसको हम लॉन्ग मेथड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? लॉन्ग मेथड, ठीक है, लॉन्ग मेथड। इतने लॉन्ग मेथड का पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सिर्फ ग्रेजुएशन का है टॉपिक है, ग्रेजुएशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है इसमें। देखो बी हमारे पास कोई भी गिवन बेसिस है फाइनाइट डायमेंशनल, जिसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस है बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, जिसकी डायमेंशन कितनी है? n है। और अल्फा दूसरा ऑर्थोगोनल बेसिस है, उसकी भी वेक्टर डायमेंशन कितनी है? n है। विच वी आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट फॉर्म द बेसिस बी द वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग। तो अल्फा 1 मतलब जो हमारे पास एक गिवन है ना, सपोज हमने जो माना है बी बेसिस, और दूसरा हमारे पास क्या है? अल्फा 1 वाला। तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या होगी? बीटा 1 डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ बीटा 1। अल्फा 2 गामा 2 डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ गामा 2। गामा 2 कैसे निकलेगा? बीटा 2 माइनस बीटा 2 डॉट अल्फा 1 और अल्फा 1। अल्फा 1 जो ये निकाला है। सेम अल्फा 3 के लिए गामा 3 की वैल्यू, अल्फा n के लिए गामा n की वैल्यू। सारी चीज़ें हमें गिवन है, ये हमें बस याद रखनी है, इसलिए ये लंबा है एग्जाम्पल, बस इसमें कुछ नहीं है, यही है। तो अब ये बी हमारे पास गिवन है, बीटा 1 नॉर्म बीटा 1 का स्क्वायर बीटा 1 डॉट बीटा 1, तो ये 2 आ गया। तो अल्फा 1 बीटा 1 डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ बीटा 1। तो गामा 1 तो हमारा निकल गया। अब गामा 2 सॉरी अल्फा 1 निकल गया। अब क्या निकालेंगे? अल्फा 2 के लिए हमें गामा 2 चाहिए, और गामा 2 का फॉर्मूला ये है। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट करो, गामा 2 निकल गया। तो यहाँ से गामा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। तो ये सारे निकल गया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों सेट हमारे पास ये आ गए। इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर बी। बस इसका ये यूज़ है, सिर्फ हमें यहाँ पे याद करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ईजी है। सपोज यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेस, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी इज़ ए फंक्शन टी फ्रॉम यू टू वी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लो टी हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी, ये लीनियर कब होगी? जब ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? टी ऑफ अल्फ़ा प्लस टी ऑफ बीटा, अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी स्केलर के साथ टी ऑफ ए अल्फ़ा, ये हो जाएगा ए टी ऑफ अल्फ़ा। ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा कंबाइन करके हम इसको लिख सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। तो ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। अल्फ़ा बीटा वेक्टर के एलिमेंट है, मतलब जो स्टार्टिंग में यू टू वी है ना, तो यू के एलिमेंट होंगे अल्फ़ा और बीटा, और ए हमारा ए और बी हमारा फील्ड में से आएगा, यानी कि स्केलर्स, ठीक है। इस कॉल्ड द लीनियर प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर प्रॉपर्टी। इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट टू, इक्वेशन 1 को इसके इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, मतलब अगर हम ऐसे भी दिखाएं एक स्केलर के साथ दिखाएं तो हो सकता है, दो स्केलर के साथ दिखाएं तो दो वाला भी हम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक अगर प्रूव हो जाती है तो वो हम बोल देंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो नाम अगर होमोमॉर्फिज्म का आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही वो यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर में क्या कहते हैं, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो मैंने यू टू वी लिया था, डोमेन और कोडोमेन बराबर थी, इसमें हमारे पास सेम से सेम में चलेगा यू टू यू वी टू वी, ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर सेम, ठीक है। तो जिसमें लीनियर ऑपरेटर ऑन वी पे लीनियर ऑपरेटर है तो टी क्या होगा? वी टू वी, तो वही प्रॉपर्टी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ऑपरेटर में सिर्फ सेम आएगा, डोमेन और कोडोमेन। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी है? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमारे पास क्या है? टी ऑफ अल्फ़ा क्या होगा? जीरो, यानी कि टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बराबर है जीरो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बी टी ऑफ बीटा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ अल्फ़ा जीरो गिवन है, इसको ये कंडीशन प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुल मिला के कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब आई ऑफ अल्फ़ा सेम से सेम में जाए, तो इसको हमने प्रूव करना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइडेंटिटी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ठीक है। तो आइडेंटिटी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हमारे पास क्या है? सेम अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, और ए अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आई अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू आई बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेगेटिव है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव, तो माइनस टी ऑफ अल्फ़ा
क्या होगा इसका माइनस बाहर आ जाएगा, टी ऑफ अल्फा इकट्ठा लिखा जाएगा। तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे तो वही अल्फा बीटा यू के एलिमेंट, ए बी फील्ड का एलिमेंट, तो ये दिखाएंगे प्रूव करके। तो यहाँ से हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो नेगेटिव भी क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसके बाद है थ्योरम, टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यू एफ इनटू ए वेक्टर स्पेस वी एफ, देन वी हैव टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहली बात जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो वेक्टर, और यू जो है यू एंड जीरो इज ऑन द राइट साइड ऑफ वेक्टर वी। वी जो ये जीरो है ये तो राइट साइड है वी की, और ये जो है लेफ्ट साइड की है, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव वाली, ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा, टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा, ये थ्योरम है। अगर ये तीनों चीज़ भी हम दिखा देंगे तो भी हम बोलेंगे कि वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये है, स्केलर्स ले लिए हमने, एन तक वेक्टर ले लिए, एन स्केलर्स ले लिए, उनको अलग अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद है रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज क्या होती है, लेट यू एंड वी बी ए टू वेक्टर स्पेस एंड टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, देन द रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी को हम डिनोट करते हैं किससे, आर ऑफ टी से, ठीक है। रेंज ऑफ टी से हम डिनोट करते हैं आर ऑफ टी से। रेंज क्या होती है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन वी, टी यू टू वी। रेंज सबको पता है, जो एलिमेंट डोमेन से उठा के को डोमेन पे मैप करेंगे, जो इमेज आएगी उनका जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। ये बात सबको पता है। सेट रिलेशन और फंक्शन में हमने पढ़ा था रेंज, डोमेन, को डोमेन को अच्छी तरीके से। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इसका मतलब यही है। रेंज ऑफ टी का मतलब टी ऑफ अल्फा जो उनकी इमेज है वो किस में जाएंगी, वी में जाएंगी। इमेज वी में सारी इमेज होती है ना, तो वो इमेज जो उसको मैप करती है, तो उसका कलेक्शन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और रेंज इज ए सबसेट ऑफ को डोमेन, ये बात सबको पता है। चलिए नेक्स्ट, नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नल स्पेस का मतलब, नल का मतलब खाली, तो नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस का मतलब एंटी होता है। एंटी का मतलब जो भी हमारे पास इमेज आए, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसकी जो इमेज आएगी वो हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। जीरो बिलोंग्स टू वी, अल्फा बिलोंग्स टू यू। इमेज लगाएंगे जो फंक्शन गिवन है वो लगा के, और वो सारी मैप होनी चाहिए जीरो, और जीरो किसका एलिमेंट होना चाहिए, को डोमेन का हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए। द नल स्पेस ऑफ टी रिटन एज एंटी is the set of all vectors alpha in U such that t of alpha is 0, जीरो वेक्टर ऑफ V। तो ये है नल स्पेस, ठीक है। रेंज पता चल गया, नल पता चल गया। नेक्स्ट, नल को ही हम बोलते हैं कर्नल टी, के टी, कर्नल ही नल होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नलिटी, और इसको नलिटी भी बोलते हैं, नल स्पेस भी बोलते हैं, और कर्नल ऑफ टी भी हम इसको बोलते हैं, कर्नल ऑफ टी, के टी, ठीक है। रैंक नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक नलिटी क्या होती है, रैंक का मतलब रो से इसको डिनोट करते हैं टी, रो टी, ठीक है। रैंक टी, नलिटी का मतलब एन टी, और रो टी जो रैंक की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। जो इतने रेंज में हमारे पास एलिमेंट होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। और रेंज की जो डायमेंशन होगी वो रैंक टी होता है। और डायमेंशन जो नलिटी की जो डायमेंशन होगी, मतलब सेट में कितने एलिमेंट होंगे, डायमेंशन ऑफ नलिटी जो हमारे पास होगी वो वी टी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी रैंक नलिटी, ठीक है, नलिटी, ठीक है। वी टी इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस की जो डायमेंशन है, यानी कि रैंक टी और नलिटी। नलिटी को मतलब नल टी यानी कि नल स्पेस की डायमेंशन, और रैंक टी का मतलब रेंज स्पेस की डायमेंशन, ठीक है। ये बात यहाँ पे इसने लिखी है, रैंक और नलिटी। अब ये थ्योरम की बात आती है। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है, यू वी कोई दो वेक्टर स्पेसिस हैं ओवर द फील्ड एफ एंड टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, सपोज यू इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो रैंक टी प्लस नलिटी, रेंज स्पेस की डायमेंशन और नल स्पेस की डायमेंशन किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ यू। टी यू टू वी है, ठीक है। तो जो यू की डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, रैंक टी प्लस नलिटी की। ये हमारे पास रैंक टी और नलिटी की क्या है, थ्योरम है, ठीक है। रैंक टी प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, रैंक टी प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर फोर टू आर फोर गिवन बाय, क्या गिवन है, टी एक्स वाई जेड यू। ये दे रखा है हमारे पास टी एक्स वाई जेड यू, क्या दे रखा है, एक्स वाई 0 0, ठीक है। इस टाइप से ये डिफाइंड हुआ है। R4 टू R4 हमारे पास है। R4 का मतलब ये इसकी डायमेंशन 4 है और 4 ही टप्पल हैं, एक्स वाई जेड और यू, इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमें क्या बताना है, कौन सा करेक्ट है। रैंक टी इज ग्रेटर देन नल टी, नल टी इज ग्रेटर देन रैंक टी, रैंक टी नल टी बराबर है, या तो 3 है या तो 2 है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R4 टू R4, ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइंड है। तो डायमेंशन ऑफ R4 कितनी है हमारे पास, 4 है। तो हमें क्या निकालना है, टी ऑफ एक्स वाई जेड यू,
ठीक है। टी ऑफ एक्स वाई जेड यू हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्नल टी निकालेंगे। और कर्नल टी क्या मतलब क्या होता है, कर्नल टी का मतलब यानी कि नल स्पेस। नल स्पेस का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैपिंग आएगी, मतलब जो इमेज आएगी वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, टी ऑफ एक्स वाई जेड यू कर्नल टी, ठीक है, इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। 4 हैं तो 0 0 0 रखेंगे। तो यानी कि एक्स वाई 0 0 किसको इक्वल रखेंगे, 0 0 0 के इक्वल। तो यहाँ से x भी 0 के इक्वल, y भी 0 के इक्वल और ये 0 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0। तो यहाँ से जो हमारा कर्नल टी हो गया उसमें क्या आया, 0 0। और z ये था ना, z और u, ठीक है, क्योंकि मैपिंग क्या थी, एक्स वाई 0 0 थी, इसको हमने 0 0 0 0 के इक्वल कंपेयर किया। तो सिर्फ यही एलिमेंट कंपेयर होंगे जो गिवन है, मतलब जो वेरिएबल गिवन है। जेड यू, हम यहाँ पे जेड यू की जगह यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0, तो सिर्फ उसको हम लिख देंगे जेड यू, ठीक है। तो जेड यू कैन बी रिटन एज, जेड यू को हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो जेड यहाँ से कॉमन, जेड यहाँ से, तो टोटल कितने एलिमेंट आ गए, 0 0 1 0। दूसरा क्या बन गया, 0 0 1 0 1, ये आ गया। दो इस सेट के अंदर कितने एल आई सेट कितने एल आई आ गए हमारे पास, वेक्टर, 2 वेक्टर आ गए एल आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो कर्नल टी में कितने एलिमेंट हो गए, 2। तो कर्नल टी की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी कितनी होगी हमारे पास, 2, यानी कि नलिटी कितनी हो गई, 2, ठीक है। बाय रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ यू कितनी है, 4, नलिटी हमने निकाली है 2, तो ये हो गया 4। तो यहाँ से रैंक टी हमारे पास कितनी आ गई, 4 - 2 यानी कि 2। तो रैंक टी और नलिटी दोनों क्या आ गई, बराबर। तो यहाँ से हमारा जो है 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या कहता है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, या तो मैंने बोला था ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, 2 वेक्टर स्पेस हैं U to V इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, f ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा। और दूसरा स्केलर वाला f ऑफ a अल्फा, यानी कि a f ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंबाइन करेंगे दोनों कंडीशन को, तो ये हो जाएगी ये, जैसे अब यहाँ पे t की जगह f लिखा है और कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये f इज़ होमोमॉर्फिज्म ऑफ u ऑन टू v, देन जो v होगा ना सेकंड, ये u टू v है ना, तो v क्या है हमारे पास, होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है, किसकी, u की। ये है ना, इसमें सारे इमेज वाले एलिमेंट होते हैं जो इमेज मैप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी होमोमॉर्फिक इमेज यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, नोट इफ f इज़ ए होमोमॉर्फिज्म u टू v देन f0 क्या आएगा, 0 डैश। 0 डैश क्यों लिखा है, u टू v होती है हमारे पास, ये 0 तो u की है और ये 0 डैश किसकी है, v की है, यही लिखा है। उसके बाद है f ऑफ माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, माइनस f ऑफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू u, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास, आइसोमॉर्फिज्म u टू v वेक्टर स्पेस है, तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, u ऑन टू v पर, जब पहली कंडीशन 1 1 होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन है f इज़ 1 1, दूसरी f इज़ ऑन टू, तीसरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन a अल्फ़ा प्लस b बीटा वाली, बाहर a f अल्फ़ा और b बीटा, ये 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी, 1 1 होगा, ऑन टू होगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तब हम बोलेंगे वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है हमारे पास, ठीक है। और इसने कुछ नहीं लिखा, बस ये बता रखा है। एग्जाम्पल देखिए, M1 एंड M2 आर कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। द मैपिंग F विच असाइन टू ईच वेक्टर Y इन M2, द कोसेट ऑफ M1Y इज बिटवीन M2 एंड L बाई M1, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो कैसे करना है। कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस का मतलब M1 इज डायरेक्ट सम ऑफ M2, ये है, ठीक है। दूसरा मैपिंग गिवन है क्या, f कहाँ से, असाइन M2 से लेके M1 प्लस M2 से लेके कहाँ तक, L बाई M1 तक, ये मैपिंग गिवन है। डिफाइंड कैसे है,
इस तरीके से m1y, fy को असाइन किया गया है m1 प्लस वाई, fy इज इक्वल टू m1 प्लस वाई। इतना हमें पता था, हमने कर लिया। वी सेट शो दैट, हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है, इसने बताना है 1 1 ऑन टू लीनियर या आइसो। अगर ये तीनों बात प्रूव हैं तो वो क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे 1 1 1 1 के लिए 2 पॉइंट y1 y2 m2 में से उठाने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से लेंगे और इसमें दिखाएंगे। और किस तरीके से डिफाइंड है, ये इस तरीके से। तो इसको सोल्व करेंगे तो y1 बराबर है y2 आ गया, तो ये होगी 1 1। ऑन टू के लिए m1 xn को सेट ले लिया, L इज डायरेक्ट सम ऑफ m1 एंड m2, देयरफॉर वी कैन राइट x को लिख सकते हैं z प्लस वाई, z m1 में से y m2 में से। तो यहाँ से ये सोल्व करेंगे तो इस टाइप से जो इमेज आ जाएगी वो इस टाइप से आ जाएगी और ये इसमें चला जाएगा। तो यहाँ से ये फंक्शन भी क्या हो गया, ऑन टू। लीनियर के लिए f अल्फा y1 प्लस बीटा y2 इस तरीके से डिफाइंड है, इसको अलग अलग करेंगे तो इसका नाम हो गया, तो f क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये टोटल मिला के क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ, फोर्थ ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करनी है, देखो यू वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n एंड m रिस्पेक्टिवली, लेट b1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n एंड b2 इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा n। ऑर्डर्ड बेसिस हैं u और v के। टी यू टू वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, टी ऑफ अल्फा j इज इक्वल टू अल्फा 1 a1 j बीटा 1 a2 j बीटा 2 am j बीटा m j1 to n वेरी करेगा। ठीक है, सो दैट कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा जे रिटन एज ए कॉलम वेक्टर, इसको हम ऐसे कॉलम वेक्टर भी इसको राइट करेंगे और उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो जे वेरी करवाएंगे 1 से लेके n तक, तो a1 1 a1 2 a1 3 a1 n a2 1 a2 2 a, क्योंकि जो a1 j है ना, a1 j j1 to n वेरी करेंगे तो एक बार 1 1 फिर एक बार 1 2 1 तो फिक्स है, j को 1 to n वेरी कराना है तो ये आ जाएगा हमारे पास रो वेक्टर, ये बन जाएगा 1 1 1 2 1 3। सिमिलरली a टू j के लिए सेकेंड रो और am j के लिए mth रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस रेक्टेंगुलर एरे इज कॉल्ड द, तो ये जो मैट्रिक्स बनी है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस b1 एंड b2 के रिलेटिव। तो जो क्या था, b1 के जो वेक्टर्स के जो वेक्टर थे ना अल्फा 1, उनको हमने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, सेकंड b2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिखा है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, टी मैट्रिक्स आएगी, बेसिस क्या है b1 एंड b2 इज डिनोटेड बाय टी ऑफ b1 b2 के। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। v2 v3 हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है v2 से v2 3, तो t x1 x2 इस तरीके से हमारे पास डिफाइंड है। बेसिस क्या होंगे, 1 0, स्टैंडर्ड बेसिस हमने ले लिए 1 0 0 1 v2 के, तो v2 यानी कि b1 और b2 हमारे पास 3, तो 1 0 0 0 1 0 3 टपल्स वाले। ठीक है, तो b1 मैपिंग t1 से 0 मैपिंग होएगी किस में, ये इनमें 1 और 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और 0 और 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको b2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, b2 के। तो b2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको हमने लिख दिया 1 2 0 1 2 0 ऐसे लिखा है, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे 1 2 0, ये ऐसे लिखा जाएगा ट्रांसपोज करके। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। उसके बाद है चेंज ऑफ बेसिस ट्रांजिशन मैट्रिक्स, बेसिस को चेंज करना है यानी कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स। जैसे बी दी गिवन है, बी डैश गिवन है, b2 ऑर्डर्ड बेसिस हमारे पास गिवन है, n डायमेंशन है इनकी, तो बीटा वन को लिखना है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो बी डैश वाले वेक्टर सेट बना रखा है ना, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, तो बीटा 1 को फर्स्ट वाले के वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिखना है, फिर हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, थ्योरम देखिए, VFB and n-dimensional vector space over field F, B and B dash two ordered basis, then there is a unique necessary invertible n cross n matrix A when entries in F such that अल्फ़ा बीटा, मतलब इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम है, इसका मेनली ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इसने बता रखा है। दूसरी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहती है, B और B डैश दो ऑर्डर्ड बेसिस हैं n डायमेंशन वेक्टर के, x1 x2 xn ऑर्डर्ड सेट है n स्केलर्स का, तो अल्फ़ा को हम लिखेंगे समीशन लीनियर कॉम्बिनेशन में किसकी, x आइज की और अल्फा आइज की, और बीटा क्या होगा, x आइज और बीटा आई का। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखा जाएगा, टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, टी लीनियर ऑपरेटर है v टू v, तो टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा आई, यानी कि टी ऑफ अल्फा 1 किसके इक्वल होगा, बीटा 1 के, टी ऑफ अल्फा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा 2 के। तो ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो
डेटरमाइन द मैट्रिक्स टी बी टू बी डैश फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू वी डिफाइंड बाय, इस तरीके से ये डिफाइंड है। बेसिस हमारे पास गिवन है, बी डैश हमारे पास गिवन है। तो देखो कैसे करना है। वी आर गिवन दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ वी टू, ये हमारे पास गिवन है, बी और बी डैश गिवन है। तो क्या करना है, बी के एलिमेंट पहले पुट करने हैं, ये आ जाएगा। ये आने के बाद इसको बी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। लिखने के बाद इसको फिर जो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स को कॉलम में चेंज करके लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है, टू सोल्व लीस्ट स्क्वायर सिस्टम यूजिंग द इक्वेशन ए एक्स बार, ये ए एक्स बार इज इक्वल टू बी, यानी कि एक्स बार का मतलब x1 x2 xn इस टाइप से। एट लीस्ट when a is in the range of a, there is at least one or more solution to the system. If is not in the range of a, there is no solution. अगर रेंज में है तो at least one or more solution होगा, रेंज में नहीं है तो कोई solution नहीं होगा। It is desirable to find a node that is closer to a solution. The residual vector is key component to solve system that is given by a. देखो कैसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। डेफिनेशन, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर सबको पता है, ऐसे लिखा जाता है, ए लिस्ट स्क्वायर टू ए सिस्टम इज ए वेक्टर स्पेस। तो इसको लिस्ट स्क्वायर को नोट, ये नोट है फिक्स में, ठीक है, तो ए नोट माइनस या लेस देन इक्वल टू ए माइनस इस टाइप से। ठीक है, तो लिस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन देखो कैसे निकालना है। लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये नया टॉपिक है थोड़ा सा, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो x1 x2 की वैल्यू निकालनी है। ए जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, x1 x2 का कोफिशिएंट 1 -1 3 2 -2 और 4। बी हमारे पास 4 1 3 4 1, यहाँ पे 3, इसने 2 लिखा है तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज हमने कर दिया और उसकी ए से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ए ट्रांसपोज कर दिया, उसकी बी से मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद नॉर्मल सिस्टम क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी, इनको इक्वेट करना है। तो यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। मैंने बोला था ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। द लिस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना, आ गया ना। मैट्रिक्स बनाओ, बी मैट्रिक्स लिखो, फिर उस मैट्रिक्स की ए के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उस ट्रांसपोज करके ए के मल्टीप्लाई, फिर ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई बी से, दोनों को क्या करेंगे, जो हमारे पास ए ट्रांसपोज ए था उसकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसको इक्वेट कर देंगे ए ट्रांसपोज बी के साथ, तो हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब आती है आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स फ्रॉम वी हैव। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये x है और ये y है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू वाई टाइप हमारे पास मैट्रिक्स है। सबको पता है ए मैट्रिक्स है, x और y क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर्स हैं। तो देखो अब उसके बाद क्या करना है, आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। आइगन वैल्यूज़ कोई भी, ये सबको पता है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा ए इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अब इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले हमें देखो ए एक्स, देखो क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वाई। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई, और वाई को हमने क्या मान लिया, लैम्डा एक्स, कंपेयर कर दिया। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी बताई थी ना, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई करेंगे, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई अलग अलग करेंगे तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा आई, यानी कि जो लैम्डा होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू। कुछ नहीं करना, जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें से क्या करना है, माइनस लैम्डा आई करना है। जितने क्रॉस की मैट्रिक्स है उतने क्रॉस की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो और इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो लैम्डा की वैल्यू वहाँ से निकाल लो, वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसमें ये अनशट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो लैम्डा जो होगी हमारे पास क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी मैट्रिक्स ए की कोरस्पॉन्डिंग टू नॉन जीरो, क्योंकि ये इस टाइप से है ना, ए एक्स मतलब ए माइनस लैम्डा आई, बाहर है एक्स और इक्वल टू 0, एक्स तो नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए में से लैम्डा आई का घटा के डेटरमिनेंट निकालना है और इसको 0 पुट करना है, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है, डेटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, डेटरमिनेंट जो है करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मतलब इक्वल टू 0। लैम्डा यहाँ पे क्या है, उसकी आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले इसी के पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, ए माइनस लैम्डा आई, ए मैट्रिक्स ये है, माइनस लैम्डा आई लैम्डा घटा दो, क्योंकि आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 1,
तो लैम्डा करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो इसको घटाएंगे इक्वल टू डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से ये तो हमारी होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ लैम्डा को सोल्व करके लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए लेटेंट रूट और आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू अभी बताया, लैम्डा को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने बोला सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस। जो आइगन वैल्यूज हमने निकाल ली, मान लो 3 आइगन वैल्यू निकाली, उन तीनों का हमने सम किया, वो किसके इक्वल आएगा, ट्रेस के। ट्रेस क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ठीक है, इन तीनों का क्या करेंगे, सम, दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारे पास लैम्डा के वैल्यू आई हैं उनको अगर जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, बराबर, वही सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, जितनी आइगन वैल्यूज उनका सम इज इक्वल टू द ट्रेस। ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा वो उसके इक्वल आएगा। ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश, ए की जो आइगन वैल्यू होंगी वही हमारे पास ए डैश की आइगन वैल्यूज होंगी, दोनों क्या होंगी, बराबर यहाँ पे होंगी। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट। जो लैम्डा वैल्यू आएंगे, मतलब आइगन वैल्यूज आएंगी, उनकी प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, अगर हमने डिटरमिनेंट निकाला तो डिटरमिनेंट का मतलब ही है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, जितनी आइगन वैल्यू आएंगी उनकी सबकी गुणा करेंगे तो वही डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर ए की आइगन वैल्यू हमारे पास है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n ऐसे है, तो जो हमारे पास उसकी पावर मतलब ए स्क्वायर की पूछे तो इसका स्क्वायर कर देना, जो आइगन वैल्यू है ना उनका स्क्वायर कर दो, तो वही उसकी क्या हो जाएंगी, स्क्वायर की। अगर रेसिप्रोकल पूछे, ए इनवर्स की पूछे तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2 1 बाई लैम्डा n। ठीक है, इनवर्स और स्क्वायर कैसे करना पता चल गया। स्केलर की पूछे तो के ए है ना, के ए, तो ए की जो आइगन वैल्यू है उसकी उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 के लैम्डा 3 ऐसे। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए और पी स्क्वायर मैट्रिक्स है, पी इज इन्वर्टिबल कब होगी, जब ए एंड पी इनवर्स ए पी हैव सेम आइगन वैल्यू। ठीक है, दूसरी है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन मैट्रिक्स ए इनवर्स बी और बी ए इनवर्स हैव सेम आइगन वैल्यू। अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स बी और बी इनवर्स ए की सेम आइगन वैल्यू होंगी। अगर ए और बी स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए की सेम आइगन वैल्यू होंगी। 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है यानी कि डिटरमिनेंट 0 है तो उसकी एक आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ये बात आपने याद रखना है। उसके बाद है इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1 बाई लैम्डा इज आल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स की हमेशा रियल होंगी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी रियल होंगी। ठीक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी हर्मिशियन, दिस केस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, हर्मिशियन। ठीक है, जो हर्मिशियन की हैं वही रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होगी। स्क्यू हर्मिशियन की या तो 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की या तो 0 होंगी या यूनिटी। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो इसको जब सोल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, ए कॉमन, ए माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, तो या तो 0 या आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि यूनिटी। एग्जाम्पल देखो, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू निकालो। आइगन वैल्यू ए माइनस लैम्डा करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, तो आइगन वैल्यू आ गई -3 और 5। ठीक है, उसके बाद है स्पेक्ट्रम आइगन वैल्यूज ऑफ वेरियस मैट्रिक्स। ठीक है, स्पेक्ट्रम आइगन वैल्यूज। तो चलिए आज बस इतना ही करते हैं, उसके बाद कल हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम आइगन वैल्यूज ऑफ ए वेरियस। उसके बाद हमारा देखो ये एक टॉपिक ये है आइगन वैल्यू का, एक AMGM वाला रह गया, फिर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सिमिलैरिटी, और फिर उसके बाद हमारा है मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, 3 टॉपिक। फिर उसके बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स जो इम्पोर्टेंट हैं, फिर डायगोनल और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, बस ये ख़त्म हो फिर। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हमारा लास्ट है, फिर उसके बाद हैं ये एग्जाम्पल उसके दे रखे हैं, ये ब्लॉक्स हैं जॉर्डन ब्लॉक्स। ठीक है, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये एक क्लास में और हमारा ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम कितना रखते हैं, आज हम रखते हैं सिर्फ, हमने पढ़ा है सिमिलरिटी AMGM। ठीक है, तो आज हमने स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यू तक ही पढ़ा है। ठीक है, बाकी कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जो ना समझ आए वो मेरे से पूछ लेना कमेंट करके। बहुत ही इजी था और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी वे में ही समझाया जाए। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चन निकालो। ठीक है, इसीलिए साथ के साथ ये एग्जाम्पल है ताकि आपके ये सोल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है।
तो आज के लिए बस, और मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एग्जाम्पल साथ के साथ कर लेना, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस टॉपिक के मतलब लीनियर अलजेब्रा के आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप वो मेरे से ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो ले लेना। अभी से इस चैप्टर की प्रैक्टिस शुरू कर दो, यकीन मानिए यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए वो विद हिंट मिलेंगे, मतलब विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।